वो डेट था 15 नवंबर 2019। जब मैं एक कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किया कंप्यूटर रिपेयरिंग के स्टाफ के हिसाब से, और 2021 में मैं अपना खुद का शॉप शुरू कर दिया था, और 2022 में करीब मैं 7 पीसेस बिल्ड कर पाया था, और जिसमें से 6 पीसेस तो गेमिंग और एडिटिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा था। लेकिन मैं वहाँ पे भी बहुत कुछ गलती किया था जो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। और उसके बाद आया मेरा पीसी बिल्ड करने का टाइम। मेरा पीसी जो है मैं 3 बार अपडेट किया हूँ उसको, मतलब जो कंपोनेंट्स है मैं 3 बार अपडेट कर चुका हूँ, मदरबोर्ड प्रोसेसर सबको मैं अपडेट कर चुका हूँ, फिर भी मैं गलती कर दिया। अभी 2024 में मेरा पीसी मैक्सिमम अपडेट किया हूँ मैं, उस पर भी मैं गलती कर दिया। वो क्या क्या गलती है जिसे आपको बिल्कुल दोहराना नहीं है भाई, आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। नहीं तो शॉप पे अगर आप जाओगे तो वो लोग भी आपका बुद्धू बना देगा, या फिर ऑनलाइन पे अगर आप पार्ट्स खरीद के आप खुद बिल्ड करोगे तो भी आप बहुत कुछ गलती करोगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपको गलती नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही रूल है पीसी बिल्ड करने का, सभी पार्ट्स का सीरीज आपको मैच करना है। लेकिन वो कैसे होगा? एक चीज़ है PCI Express। PCI Express क्या है? जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पीसी का स्पीड। क्यों? क्योंकि भाई ग्राफिक्स के साथ जो प्रोसेसर का कनेक्शन है, प्रोसेसर के साथ जो NVMe का कनेक्शन है, सब कुछ भाई PCI Express के थ्रू कनेक्शन होता है। तो इसका स्पीड अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका डेटा ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, जिससे आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो PCI Express बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये PCI Express क्या है? एक सीरियल एक्सपेंशन बस है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को, मतलब जो ग्राफिक कार्ड हो गया या फिर ऑडियो कार्ड हो गया या फिर वाईफाई डोंगल हो गया, ये सभी को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड के साथ। तो ये जो मैं अभी बास बोला हूँ, ये बास कौन सा बास है? वो भाई चलने वाला बास नहीं है। ये मदरबोर्ड पे जो PCI Express पे जो कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा कनेक्शन किया जाता है, मतलब जो लेन होता है जो कनेक्शन करता है, उसी को बास कहा जाता है। तो इस बास का स्पीड जितना ज़्यादा हाई होगा आपका डेटा ट्रांसफर रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो PCI Express है इसका कुछ वर्जन है, PCI 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, जो अभी तक मतलब सबसे लेटेस्ट आया है PCI 5.0। तो इसका जो वर्जन का डिफरेंस है वो है सिर्फ स्पीड। बहुत ही ज़्यादा इधर आपका स्पीड पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इधर जो PCI 2.0 है इसका स्पीड इधर आपको 5 GT पर सेकेंड देखने को मिल रहा है। GT मतलब गीगा ट्रांसफर पर सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। लेकिन PCI 3.0 पे इधर आपको 8 GT पर सेकेंड देखने को मिल रहा है, और PCI 4.0 पे इधर आपको 16 GT पर सेकेंड देखने को मिल रहा है, और जो PCI 5.0 इधर आपको 32 GT पर सेकेंड देखने को मिल रहा है। मतलब एक दूसरे का डबल है इधर। तो ये जो PCI 5.0 है वो अभी तक नया आया है मार्केट पे, और इसका जो प्राइस है भाई सभी पेरिफेरल्स का बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस्ड है। अगर आपका बजट है भाई 2-3 लाख के ऊपर तो आप जा सकते हो। तो अब भाई इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आप शॉप पे जाओगे तो 2-3 लाख पे आपको बहुत ही अच्छा वो लोग सेटअप करके दे देगा, आपको कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको PCI 4.0 या फिर उसके नीचे का लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी अगर आप बाई करना चाहते हो, नया एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो, या फिर आपका बजट है 50,000 के ऊपर, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा PCI 4.0 ही आप सजेस्ट कीजिए, उसके नीचे आपको नहीं आना है। अगर आपके 50,000 के नीचे का बजट है तो PCI 3.0 मिनिमम होना चाहिए। तो अभी तो हो गया PCI वर्जन, अभी आपको सभी को चूज़ करना है PCI 4.0, मतलब सभी जो पेरिफेरल्स मुझे लेना है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड, सब कुछ PCI 4.0 मुझे लेना है। तो PCI 4.0 के हिसाब से अगर मैं एक प्रोसेसर चूज़ करने जाऊंगा तो बहुत सारा मॉडल्स है। पहले आपको एक प्रोसेसर चूज़ करना है। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो, मिनिमम 6 कोर 12 थ्रेड आपके प्रोसेसर पे होना ही चाहिए। तो अगर आप अमेजोन पे या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर, तो इधर आपको बहुत सारा लिस्ट देखने को मिलेगा। आपके बजट पे जो प्रोसेसर्स आ रहा है उसको आपको चूज़ करना है, और चूज़ ऐसे वैसे नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स आपको देखना है। क्या क्या वो पॉइंट्स है वो अभी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कोर और 12 थ्रेड सच में इस पे है या नहीं वो आपको ठीक से देख लेना है। कैसे? गूगल पे जाओगे, उस प्रोसेसर का नाम सर्च करोगे और उसका ऑथोराइज जो ओरिजिनल है, मतलब इंटेल का अगर आपका प्रोसेसर है तो इंटेल का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, या फिर AMD का प्रोसेसर है तो AMD का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। तो इधर मैं i5-12400F का इधर आपको स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ। देखिए इधर आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल रहा है, और इधर जो बेस स्पीड है वो कितना ज़्यादा है वो इधर आपको देखना है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो इधर आपको कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये आपको देख लेना है। और उसके बाद आपको चेक करना है जो सॉकेट टाइप है वो क्या है, ये सभी आपको एक नोट कर लेना है। और उसके बाद जो PCI वर्जन है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है,
PCI 4.0 है या फिर 3.0 है, वो आपको देख लेना है। और उसके बाद देख लेना है कि कौन सा रैम सपोर्टेड है, DDR4 है या फिर DDR5 है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद देखना है रैम का स्पीड आपको मैक्सिमम इस प्रोसेसर पे कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सब कुछ एक प्रोसेसर अगर आप ले रहे हो तो सब कुछ पहले आप नोट कर लीजिए। एक प्रोसेसर अगर आपने चूज़ किया है तो उसका सब कुछ आप एक नोट कर लीजिए। इसके हिसाब से आपको मदरबोर्ड लेना है, रैम लेना है, NVMe लेना है, ग्राफिक्स कार्ड लेना है, सब कुछ इसके हिसाब से लेना है। तो अगर आपके प्रोसेसर पे लिखा हुआ है कि PCI 5.0 सपोर्टेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ PCI 5.0 का ही आपको मदरबोर्ड लेना है या फिर PCI 5.0 का आपका ग्राफिक कार्ड लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है। PCI 5.0 का नीचे का जो मॉडल्स है, मतलब जो वर्जन्स है PCI 4.0, 3.0, आप उसका भी ले सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं सीरियल मैच करने के लिए बोला हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हायर वर्जन है सिर्फ उसी को ही सपोर्टेड करना है आपको। PCI 5.0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप PCI 4.0 भी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्पीड मिलेगा वो PCI 4.0 जैसा मिलेगा, क्योंकि जो लोअर वर्जन होता है PCI का वैसा आपको स्पीड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका मदरबोर्ड पे PCI 5.0 आपने ले लिया लेकिन आपका प्रोसेसर है PCI 4.0 का, तो आपको PCI 4.0 का ही स्पीड देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप PCI का वर्जन चूज कर लिए, उसके बाद आप प्रोसेसर चूज कर लिए, उसके बाद आपको देखना है मदरबोर्ड। जो प्रोसेसर पे हमने सॉकेट टाइप देखा था उसको आपको सर्च करना है। आप अमेजोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो कि इधर आपका जो मान के चलिए LGA 1700 सॉकेट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से LGA 1700 सॉकेट मदरबोर्ड, अगर आप ये लिख के सर्च करोगे तो बहुत सारा मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से कौन सा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है रैम टाइप आपको क्या लेना है, DDR4 या फिर DDR5, तो आपको वो चूज कर लेना है पहले, क्योंकि भाई प्राइस पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मैच करना है PCI वर्जन कितना ज्यादा सपोर्टेड है, मतलब PCI 4.0 सपोर्टेड है या फिर PCI 3.0 सपोर्टेड है। उसके बाद देख लेना है मदरबोर्ड पे कितना ज्यादा PCI लेंस है। वो प्रोसेसर पे भी देखना होता था, मैं बताना भूल गया, प्रोसेसर पे भी आपको देख लेना है कि कितना ज़्यादा PCI लेंस सपोर्ट करता है प्रोसेसर। और उसके बाद मदरबोर्ड पे भी देखना है कि कितना ज़्यादा लेंस है। अगर आपके मदरबोर्ड पे 20 लेन के नीचे है तो आपको मदरबोर्ड प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि अभी जो ग्राफिक कार्ड आ रहा है वो 16 लेन यूज करता है और जो NVMe SSD है वो इधर आपका 4 लेन यूज कर लेता है। इधर आपका 20 लेन तो इधर हो गया। तो इधर आपको मदरबोर्ड पे देख लेना है कि PCI 4.0 तो है, लेकिन इधर आपको मिनिमम 20 लेन है या नहीं, वो आपको बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो उसके बाद आपको देखना है मदरबोर्ड पे कितना ज़्यादा M.2 पोर्ट्स है। M.2 पोर्ट्स यूज़ होता है NVMe या फिर SSD जो होता है उसको लगाने के लिए यूज़ होता है। तो ये मदरबोर्ड पे 1 है या फिर 2 है, वो आपको देख लेना है। जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा। और उसका जेनरेशन क्या है, मतलब वो सेकेंड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का है, वो आपको देख लेना है। जो M.2 का जनरेशन का स्पीड है, जनरेशन वाइज कितना ज़्यादा मैटर करता है। इधर आपको देखिए आपके स्पीड का एक लिस्ट आ रहा है, आप देख लीजिए कि जनरेशन 2 के हिसाब से जनरेशन 3 का कितना ज़्यादा स्पीड है, जनरेशन 3 के हिसाब से जनरेशन 4 का कितना ज़्यादा स्पीड है। तो आपको मैक्सिमम जो जनरेशन है आप जितना ज़्यादा एफोर्ड कर सकते हो वो आप देख लीजिए। उसके बाद आते हैं VRM। VRM बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मदरबोर्ड के प्रोटेक्शन के लिए और लॉन्गजिविटी के लिए। VRM बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। VRM क्या है? VRM मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये वोल्टेज को रेगुलेट करके CPU को, ग्राफिक्स कार्ड को, रैम को, सभी के पावर सप्लाई करता है। और इसका जो मतलब एक छोटा पावर सप्लाई इसको एक बोल सकते हो, जो PSU से 12 वोल्ट आ रहा है उसको ये कम करके 1 वोल्ट या फिर 1.4 वोल्ट करके एक ग्राफिक कार्ड को, CPU को ये डिलीवर करता है। और ये बहुत ही स्टेबल वोल्टेज पास करता है ग्राफिक कार्ड को या फिर जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड है उसको बहुत ही स्टेबल वोल्टेज पास करता है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स का लॉन्गजिविटी है बहुत ही हद तक बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से VRM चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा VRM आपके मदरबोर्ड या फिर कंपोनेंट को बहुत ही लॉन्ग टर्म तक अच्छा रख सकता है। तो VRM आप कैसे चूज़ कर सकते हो भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट पे अगर बताऊँ तो एक अच्छा ब्रांड का ले और उसके बाद उस पर जो हीट सिंक वगैरह है वो तो आप देख पाओगे कि उसके ऊपर हीट सिंक वगैरह लगा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा हीट सिंक होगा उतना ही जो हीट है वो बाहर निकल पाएगी, तो VRM बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। और जितना पैसा ज़्यादा लगाओगे VRM पे उतना ज़्यादा अच्छा आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ और चीज़ भी आप देख सकते हो, लाइक मदरबोर्ड पे वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं, इनबिल्ड वाईफाई, या फिर मदरबोर्ड पे
जो ARGB हेडर्स है वो है या नहीं, वो कुछ कुछ लोग देखते हैं। वो अगर आपको लेना है तो भाई जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वो तो आपके ऊपर है। तो ये तो मेन चीज़ हो गया मदरबोर्ड चूज करने का। तो अभी देखते हैं आप रैम कैसे चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एकदम सिंपल सा फंडा है। रैम जो टाइप है वो प्रोसेसर पे कितना सपोर्ट करता है, DDR4 या फिर DDR5। तो DDR4 अगर सपोर्ट करता है या फिर DDR5 भी सपोर्ट करता है, आपके पैसे के ऊपर है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो DDR5 पे चाहिए, पैसा कम है तो DDR4 के ऊपर जाइए, तो आपके ऊपर है। आपको रैम कैसा लेना चाहिए, रैम का स्टिक। सभी लोग कहते हैं कि इधर आपका जो 2 रैम का स्टिक हमेशा लेना चाहिए, 1 से बदले 2 आपको लेना चाहिए, तो इधर आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगा। लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं कि क्यों मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैम का स्लॉट है, एक बास का स्पीड है, इधर आपको मान के चलिए 3200 मेगाहर्ट्ज का आपका रैम का स्पीड है। तो एक लेन पे यूज हो रहा है ऐसा स्पीड। तो इधर आप अगर 2 रैम का स्टिक यूज करोगे, मान के चलिए इधर आप 16 GB का रैम ले रहे हो, ठीक है, 16 GB करके 32 GB आपको लेना है। तो एक रैम का स्टिक पे इधर आपको जो मैक्सिमम स्पीड है वो देखने को मिल रहा है, दूसरे रैम पे भी सेम स्पीड देखने को मिल रहा है। तो दोनों का अगर कंबाइन कर दे तो इधर आपको डबल स्पीड देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टोरेज आपका सेम है 32 GB। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्टिक लेते हैं 32 GB का, मैक्सिमम स्पीड जो एक लेन का जो स्पीड है वही देखने को मिलता है। तो इसलिए इधर आपको हमेशा 2 रैम का जो स्लॉट है आपको चूज करना है। लेकिन इधर थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि DDR5 का जो रैम्स आता है, अभी DDR5 का लगभग जो रेपुटेटेड कंपनी है वो 16 GB का ही बनाता है, क्योंकि ये 16 GB का ही वेरिएंट नॉर्मल है। लेकिन बहुत सारा कंपनी क्या करता है 8 GB का रैम DDR5 का निकलता है, तो वो आपको नहीं लेना है। अगर आपको DDR5 का रैम लेना है, एक स्टिक भी अगर आपको लेना है तो आप 16 GB का लीजिए। थोड़े दिन बाद आप और 16 GB ले सकते हैं, तो आपका डुअल चैनल हो जाएगा। लेकिन आपको 8 GB करके 2 नहीं लेना है अगर आप DDR5 का रैम ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप DDR4 का रैम ले रहे हैं तो 8 GB 16 GB ले सकते हो, या फिर 4 8 GB करके आप 32 GB ले सकते हो, जैसे भी वो कर सकते हो। लेकिन सिंगल स्टिक नहीं लेना है अगर आप DDR4 का रैम यूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। आपको स्टोरेज डिवाइस कैसे चूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आप 2024 में PC बिल्ड कर रहे हो तो स्टोरेज डिवाइस के लिए NVMe द बेस्ट ऑप्शन। और NVMe क्यों चूज़ करना है, क्योंकि भाई अगर आप स्पीड देखोगे, मैं इधर सभी का स्पीड इधर आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। एक हार्ड डिस्क का स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम इधर आपका 100 से लेके 300-400 Mbps तक होता है, ठीक है। अगर आप एक SSD ले रहे हो तो इधर आपको 600 या फिर 700 Mbps आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। अगर आप एक NVMe ले रहे हो, वो भी जनरेशन 3 का, तो इधर आपको 3 GB पर सेकेंड स्पीड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप NVMe का जनरेशन 4 ले रहे हो तो इधर आपको 7 GB पर सेकेंड पे स्पीड देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप एक एडिटिंग पर्पस के लिए या फिर गेमिंग पर्पस के लिए एक PC बिल्ड कर रहे हो तो आपको NVMe लेना ही होगा, वो जनरेशन 3 का भी हो या फिर जनरेशन 4 का भी हो, NVMe आपको लेना है। क्योंकि भाई एडिटिंग पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि जो आपका जो वीडियो फुटेज होता है, जो रॉ फाइल होता है, वो सब स्टोरेज पे होता है, जो SSD या फिर NVMe जो है उस पे होता है। तो जो एडिट आप कर रहे हो उस टाइम पे उस पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। तो जितना ज़्यादा इधर आपका स्पीड होगा उतना स्मूथ इधर आपका एडिटिंग होगा। तो ग्राफिक्स कार्ड भी मैटर करता है, प्रोसेसर भी मैटर करता है और स्टोरेज डिवाइस भी मैटर करता है अगर आप एक एडिटिंग या फिर गेमिंग कर रहे हो तो सब कुछ इधर आपको सीरीज वाइज मैच करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं PSU, जो पावर सप्लाई यूनिट, और जो SMPS भी कहते हैं। तो ये आपको कैसे चूज़ करना है भाई, एक ही रूल है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो भाई मिनिमम 550 वाट का इधर आपको लेना ही होगा। उसके ऊपर आप जितना मर्जी चला जाओ, लेकिन उसके नीचे नहीं आना है। क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड में अगर आप एक वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो तो जो पीक टाइम होता है ग्राफिक कार्ड का, जो 100% यूज़ हो रहा है या फिर 90% यूज़ हो रहा है ग्राफिक कार्ड का, तो बहुत ही ज़्यादा पावर सप्लाई पे लोड पड़ता है। ये झेल नहीं पाएगा एक नॉर्मल ब्रांड। एक अच्छा वाला ब्रांड का लेना होगा और मिनिमम 550 वाट के ऊपर आपको लेना होगा, ठीक है। यही एक सिंगल रूल है, क्योंकि भाई इसके ऊपर ही सब कुछ आपका टिका है। पावर सप्लाई के ऊपर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, जितना महंगा आप चीज़ लगा रहे हो सब कुछ इसके ऊपर है। इधर आपने कंजूसी कर ली तो सभी का राम नाम सत्य होना तो तय है भाई। और देखना होगा कि मिनिमम 80+ ब्रोंज अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आते हैं कैबिनेट।
कैबिनेट आपको ऐसे चूज करना है भाई। फर्स्ट जो रूल है, जो फ्रंट साइड है वो हमेशा ओपन टाइप होना चाहिए, मतलब सिर्फ उधर एक जाली वगैरह लगा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हवा जो इनटेक होगा वो सिर्फ उसी जगह से बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से जो पीसी के अंदर का जो एयर जो डिलीवरी है वो बहुत ही स्मूथ बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपका जो पीसी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो इसके लिए हमेशा फ्रंट साइड पे बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन होना चाहिए अगर आप किसी भी कैबिनेट ले रहे हो। इधर देखिए आपके स्क्रीन के सामने कुछ मॉडल्स आ रहा है, ऐसा आपको लेना है कि इधर आपका जो सामने एक जाली लगा हुआ है तो इसकी वजह से जो हवा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनटेक होगा। क्योंकि अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पीसी हीट हो जाता है। तो मुझे तो भाई मेरा जो कैबिनेट है उसके सामने ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुझे साइड का जो पैनल है वो खोलना पड़ता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। उसके बाद जो मॉनिटर आपको चूज़ करना है, अगर आप एडिटिंग पर्पस के लिए ले रहे हो तो मिनिमम 75 हर्ज के ऊपर का मॉनिटर लेना है। तो अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो इधर आपको 100 के ऊपर का हर्ज का मॉनिटर लेना ही होगा। और मैं इधर कुछ पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ और ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई। अगर आप जाना चाहते हो तो सैमसंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि सैमसंग का जो स्क्रीन का क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है और एडिटिंग पर्पस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कलर एक्यूरेसी है सैमसंग के मॉनिटर्स पे। मैं यूज़ करूँ भाई सिर्फ 6000 का मॉनिटर पे इतना ज़्यादा कलर एक्यूरेसी, इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का पिक्चर इधर आपको देखने को मिलता है, मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि मेरे पास 2 मॉनिटर है, एसीआर का भी एक मॉनिटर है जो 12000 का लिया था, उस पर उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है जो ये 6000 के मॉनिटर पे है। तो इसलिए मैं इधर सैमसंग के जो मॉनिटर है उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको प्रेफर करना चाहूँगा। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या बताऊँ भाई, कीबोर्ड माउस वो तो सब आपके ऊपर है, आपके पैसा जितना है आप उधर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है मीडियम रेंज और हाई रेंज के पीसीज के ऊपर, मिडिल क्लास के लिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडियम जो रेंज है वो 60,000 के नीचे है और जो हाई रेंज है भाई 1,10,000 ऐसे जो हाई रेंज में बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास का हाई रेंज और लो रेंज। अगर आपका हाई रेंज है भाई 2-3 लाख तो भाई आपके लिए वो वीडियो नहीं है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।